हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बताने वाली हूँ, जो कि स्टॉक रजिस्टर। ठीक है, स्टॉक रजिस्टर बनाते कैसे हैं, उसके क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि उसका हर एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज़ आपके कुछ स्टेप रह जाएंगे। कुछ चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हैं, वो भी आपसे मिस हो जाएंगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं आप लोग को स्टॉक रजिस्टर का फॉर्मेट बनाना बताऊंगी कि आप लोगों ने किस तरीके से अपना फॉर्मेट जो है, जब भी आप रजिस्टर खरीदें या रजिस्टर मेंटेन करें तो क्या क्या आपको हेडिंग्स चाहिए अपना स्टॉक मेंटेन करने के लिए, जो कि बहुत मैंडेटरी है। और सेकंड थिंग, जो चीज़ें मैं लिख रही हूँ आप उसको एज इट इज़ भी लिख सकते हैं, या फिर अपने हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग आप उसमें अमेंडमेंट्स भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जो लिखा है वही आपने करना है, ठीक है। उसमें आप अमेंडमेंट ज़रूर कर सकते हैं। तो जब भी हम कोई फॉर्मेट बनाते हैं हमें सोचना पड़ जाता है। आपको सोचने की ज़रूरत ना पड़े, इसीलिए मैं एक ओवरव्यू या एक लेआउट क्रिएट करके दे रही हूँ आपको, ठीक है। तो सबसे पहले मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि जब भी आपने कोई भी फॉर्मेट क्रिएट करना है, आप अपने हॉस्पिटल का लोगो ज़रूर लगाएं। एंड लोगो आप तब लगाएं अगर आप उसकी एक्सेल शीट या फिर वर्ड क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप रजिस्टर लगा रहे हैं तो उसमें लोगो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप उसको एज इट इज़ या कवर लगा लें, उसमें लोगो आ जाएगा, दैट इज़ सफिशिएंट। तो अगर आप रजिस्टर कर रहे हैं तो रजिस्टर के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। अगर आप वर्ड या एक्सेल शीट क्रिएट कर रहे हैं तो आप उसमें वो लोगो लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। अब हम स्टॉक रजिस्टर में सबसे पहले जो चीज़ें आएंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। आपने हमेशा आइटम ज़रूर लिखना है कि आपकी कौन सी आइटम आपकी लेने लगे हैं या क्या परचेज आपने करना है, ठीक है। वो आइटम आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। और सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो है आपको मिनिमम स्टॉक लेवल ज़रूर मेंशन करना है, ठीक है। तो मिनिमम स्टॉक लेवल आप कहीं पे भी मेंशन कर सकते हैं अपने रजिस्टर पे। मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे कर दिया मिनिमम स्टॉक लेवल, ठीक है। ये आप अपनी हॉस्पिटल की पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको कितना मिनिमम लेवल चाहिए वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। अब हम अपनी हेडिंग्स देना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास आएगी डेट। आप यहाँ पे डेट लिखेंगे। डेट के बाद आएगा आपके पास सप्लायर, ओके। आप डेट के बाद सप्लायर लिखेंगे, क्योंकि आपकी आइटम ऑलरेडी आपने ऊपर लिख दी है और मिनिमम स्टॉक लेवल आपने एक जगह ऊपर हेडिंग में डाल दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे बार बार रिपीट नहीं करेंगे। उसके बाद बिल या फिर चालान नंबर, यहाँ पे आप अपने बिल जो भी आपके परचेज जो भी आपने परचेज़ किया है उसके इनवॉइस या बिल आपको मिलेगा, उसका नंबर आप यहाँ पे ज़रूर डालेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वांटिटी रिसीव्ड, आपने जो भी चीज़ परचेज़ की, कोई भी आइटम परचेज़ की, उसकी कितनी क्वांटिटी आपको रिसीव हुई है, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम आपका बनेगा वो बनेगा एक्सपायरी का, कि आपने जो आइटम परचेज की है उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, ठीक है। ये देखिए जो हेडिंग है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको मींस बार बार आपको अपने आइटम्स या गुड्स को निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि उसमें क्या कौन से बिल हैं या कौन सा सप्लायर किसने हमें ये गुड्स दिए हैं या फिर एक्सपायरी डेट उसकी क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको एक ही रजिस्टर में मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है, चलिए मैं इसको कंटिन्यू ना करते हुए नीचे कर देती हूँ, बट आपने इसको कंटिन्यूटी में लिखना है, तो बड़ा रजिस्टर मंगवा लीजिए, ठीक है। तो उसके बाद आप इसमें लिखेंगे लॉट या बैच नंबर। जैसे कि आपके एक लॉट या एक बैच में 15 मेडिसिन आई हैं या कुछ भी आपके बैचेस इसमें आए हैं, तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा लॉट या फिर बैच नंबर। लॉट बैच नंबर हमारे रिकॉल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इससे पहले मैंने रिकॉल की वीडियो बनाई थी, अगर जिन्होंने नहीं देखी है वो ज़रूर देख लें। तो लॉट और बैच जो है हमारे रिकॉल के लिए भी ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके बाद क्वांटिटी इशू,
अब देखिए, आपने सामान तो मंगवा लिया है, आप अपने गुड्स मंगवा लिए हुए हैं, ठीक है। अब उसको अपने पास तो रखना नहीं, ऑब्वियसली आपने इशू करने के लिए मंगवाए होंगे। देखिए, ये सारा जो काम है जब भी आपके पास गुड्स रिसीव हो जाएं तब करना है, और जब आपने इशू करना है तो ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे, ठीक है। तो क्वांटिटी कितनी आपने इशू करनी है, कौन से डिपार्टमेंट को इशू किया है, उसके बाद पर्सन इंचार्ज कौन है जिसको आप ये इशू कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप सारी चीज़ें सभी को इशू नहीं कर सकते हैं, कोई उसका डिपार्टमेंट हेड होगा या कोई इंचार्ज होगा जिसको आप ये चीज़ें इशू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर्सन इंचार्ज, या फिर आप लिख सकते हैं इशूड टू, कि किसको आपने इशू किया है, ठीक है। उसका नाम, देन उसकी डेजिग्नेशन। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपको एक बार लास्ट में बता दूंगी, ठीक है। उसके बाद उसकी डेजिग्नेशन पर्सन की, उसके बाद उस गुड्स का बैलेंस कितना रह गया है। देखिए, सारी चीज़ें क्वांटिटी में हैं, इसीलिए आप बड़ा रजिस्टर लें तो बेटर है। ये मैंने एक ही पेज पे जैसे आपको फॉर्मेट बताया है कि आपने क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड करनी है, ठीक है। तो 10 में से अगर आप 2 चीज़ें भी इशू कर रहे हैं, आपका बैलेंस कितना बच गया वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कि आपका इतना बैलेंस रह गया है। ये आपको नेक्स्ट परचेज ऑर्डर बनाने में काम आएगा। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी इंक्लूड करनी ज़रूरी हैं, ये आपको हर स्टेप पे काम आएंगी, ठीक है। ये मंगवाने पे, ये इशू करने पे, और ये दोबारा जब आप परचेज ऑर्डर डालेंगे तब के लिए, ठीक है। तो ये आपका एक छोटा सा सैम्पल मैंने प्रिपेयर करके दिया है स्टॉक रजिस्टर का, जिस तरीके से आप इसको प्रिपेयर करेंगे। तो मैं दोबारा बता देती हूँ। सबसे पहले कौन सी आइटम है, फिर उसका मिनिमम स्टॉक लेवल कितना है, ठीक है। उसके बाद डेट क्या है, देन यू हैव टू राइट द सप्लायर नेम, देन बिल और चालान नंबर, क्वांटिटी कितनी रिसीव हुई है, क्या एक्सपायरी डेट है उस गुड्स की या उस बैच की, देन लॉट और बैच नंबर क्या है, क्वांटिटी कितनी इशू की है, किस डिपार्टमेंट में इशू की है, पर्सन इंचार्ज कौन था या फिर किसको इशू की है, ठीक है। उस पर्सन की डेजिग्नेशन क्या है, देन आपके इशू करने के बाद कितना बैलेंस बच गया है, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपना स्टॉक रजिस्टर लगा सकते हैं, और अगर आप ख़रीदना चाहें तो ख़रीद भी सकते हैं। बट जो चीज़ें आप ख़रीदेंगे उस रजिस्टर में इतनी अच्छी फॉर्मेटिंग नहीं होती है, इतनी अच्छी हेडिंग्स नहीं होती हैं, तो आई थॉट कि मुझे इस पे वीडियो बनानी चाहिए, तो आप इसको एज इट इज़ लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। अगर नहीं आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि इसका मतलब क्या चीज़ है। आई होप हर एक पैरामीटर, हर एक चीज़ जो मैंने इस रजिस्टर में बताई आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।